सिर्फ खड़े होकर पानी को देखकर आप समंदर नहीं पार कर सकते। ये शब्द है स्वर्गीय रविंद्रनाथ टैगोर जी के। जहां सिर्फ ये सोचना कि ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पुरानी आर्ट फॉर्म थिएटर को लोगों से रूबरू कराना है, ये खुद में एक बहुत बड़ी चुनौती है। वही अरुणाचल रंग महोत्सव को हमने ना सिर्फ अरुणाचल का बल्कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल बनते हुए देखा है, जहां सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेश के भी 10 से ज्यादा थिएटर ग्रुप्स इनका हिस्सा बने। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जहां सिनेमा लोगों के रगों में दौड़ता है और जहां अरुणाचल में थिएटर के भी आने से पहले सिनेमा लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, शायद ही सिनेमा को इतना प्यार मिला हो जितना लोग थिएटर को प्यार दे रहे हैं। हालांकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों का ही काम लोगों को प्रभावित करना और आनंद देना है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि सिर्फ आप समंदर को देखकर पार नहीं कर सकते। वो लगे हाथ देखते ही देखते अरुणाचल में थिएटर का जन्म हुआ। लगे हाथ देखते ही देखते अरुणाचल रंग महोत्सव अपना 3रा एडिशन कर पाया नहीं। तो इसलिए आज के इस पॉडकास्ट में हम यही जानेंगे कि कैसे अरुणाचल, जिसका थिएटर से कोई नाता नहीं था, आज हर जुबान पर थिएटर का नाम है और हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है। और ये हमारे लिए काफी खुशी की बात है कि रूट्स के सबसे पहले पॉडकास्ट में हमें ये मौका मिल रहा है कि हम इनसे जाने। तो आज के हमारे जो मेहमान है, ये निशी समुदाय से बिलोंग करती है और इनकी किताबें ना सिर्फ नॉर्मल रीडर्स की जिंदगी का बल्कि NCERT और MA के सिलेबस का भी हिस्सा है। इनकी किताबें जो ना सिर्फ देसी भाषाओं जैसे कि संथाली, असमीज, मलयालम, पंजाबी और राजस्थानी में ही नहीं बल्कि टर्किश में भी ट्रांसलेट किया गया है। 2024 में इन्हें सम्मानित किया गया युवा कथा सम्मान से। इनकी किताब आयाचित, अतिथि और अन्य कहानियां तिलका मांझी नेशनल अवार्ड, पुरवैया कथा अवार्ड और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जैसे इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ पीस से भी सम्मानित किया गया और अनगिनत स्टेट अवार्ड्स, जिनका अगर हम नाम लें तो शायद आज का ये पॉडकास्ट यहीं पे खत्म हो जाए। एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर जमुना बिनी। सो मैडम, कैसा लगता है जब आप सुनती हैं कि आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले और आपकी किताबें जो है इतने सारे लोगों को पसंद आया? शुक्रिया आकाश, एक तो मुझे इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए। मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि मैं किसी अवार्ड या पुरस्कार के लिए, मैं या कोई भी जो भी लिखने वाले हैं, उसको दिमाग में रख कर तो हम लिखते नहीं। हमें बातें कहनी होती है, एक्सप्रेस करना होता है, हम उसको कलम के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन हाँ, जब उसको सराहा जाता है, प्रोत्साहन, अवार्ड क्या है? अवार्ड मतलब इट्स एन एनकरेजमेंट, कि प्रोत्साहन देना, एक तरह से एक शाबाशी देना कि आपने अच्छा काम किया और उसको हम एक्नॉलेज करते हैं। तो जरूर ये हमारा मोरल बूस्ट करता है। एक लेखक के लिए सबसे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पुरस्कार है कि उसको पढ़ा जाए। पाठकों की जो प्रतिक्रिया आती है, उनके जो फीडबैक्स आते हैं ईमेल के माध्यम से, कि आपकी रचनाओं के माध्यम से हमने जो अरुणाचली कल्चर है उसके बारे में हमने जाना, अरुणाचल का जो समाज है उसका सोशल स्ट्रक्चर है, उसको जो सामाजिक ताना बाना है, आपके माध्यम से हम कि ऐसा भी एक समाज है, हमें आपके माध्यम से पता चलता है। तो इस तरह की जब प्रतिक्रिया आती है तो वो जो फीडबैक है वो किसी भी पुरस्कार से सबसे ज्यादा अनमोल है, मूल्यवान है। लिटरेचर के प्रति मेरे मन में मतलब बचपन से ही काफी मेरा रुझान था। तो मैं लाइब्रेरी जाती थी और उसके बाद एक तरह से कहा जाए, मैं वेट करती रहती थी कि कब वो घंटी बजे लाइब्रेरी वाला पीरियड का, और मैं भागती हुई लाइब्रेरी जाऊं और उसके बाद वहाँ एकदम जो ये कहे कि किताबों की अपनी खुशबू होती है। तो मैं जब जाती थी उसके बाद किताबों के पन्ने पलट के मैं स्मेल करती थी, सूंघती थी और मैं एकदम ये कह सकते हैं कि मदहोश हो जाती थी। बहुत कम लोगों को अरुणाचल के हिस्ट्री में मालूम होगा, एंड शायद बहुत कम लोग जानेंगे कि आप थिएटर से भी बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट जो थिएटर आर्टिस्ट अभी भी निकल रहे हैं, इनफैक्ट जितने
थिएटर आर्टिस्ट हमारे अरुणाचल प्रदेश में है, शायद आप उनसे भी ज्यादा थिएटर के बारे में जानते हैं क्योंकि आप बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। तो आप ये अभी, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि अरुणाचल रंग महोत्सव का तीसरा एडिशन हो रहा है, दूसरा हुआ, पहला हुआ, और उससे पहले गोल्डन जुबली में सफरनामा नामक एक नाटक हुआ बहुत बड़ा सा। तो लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं फिलहाल के लिए थिएटर के बारे में। लेकिन जैसा मैंने आपसे बात भी करी है इसके बारे में, मुझे पता है कि आप इसके बारे में और ज्यादा जानते हैं क्योंकि थिएटर की शुरुआत सफरनामा से नहीं बल्कि उससे पहले से हो चुकी है। लेकिन क्योंकि शायद इतने बड़े स्तर पर और इतने बड़े लेवल में शायद नहीं हुआ, इसलिए लोगों को मालूम नहीं है। तो क्या आप नाटक का थोड़ा ये जेनेसिस, जो ये जर्नी रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? आकाश जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे बहुत आदरणीय वैद्य थोंगची जी, उनको हम एक नोवेलिस्ट के तौर पर हम जानते हैं, एक कथाकार के रूप में जानते हैं। लेकिन जब मैं उसका इंटरव्यू कर रही थी एक मैगजीन के लिए, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने नाटक भी लिखे, मतलब नाटक खेला उपन्यास की तरफ आने से पहले, उपन्यास की तरफ मुड़ने से पहले, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो स्कूल लेवल में आपने जो डायरेक्शन किया हो, जो नाटक किया खेला हो, हाँ। तो वो एक शौकिया तौर पे आपने किया होगा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर हम नाटक की बात करें कि जिसको कहेंगे कि एकदम सुव्यवस्थित सिस्टमेटिक रूप से कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर हम इसकी बात करें तो मैं यहाँ बहुत बहुत आदरणीय प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी को मैं याद करना चाहूंगी। प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी हिंदी डिपार्टमेंट के, उस समय तो अरुणाचल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, स्टेट यूनिवर्सिटी। जब सर ने वहाँ एक वर्कशॉप करवाया जिसमें टीची उपेन तारा मेरे सीनियर आप कह सकते हैं, एग्जैक्टली, और उसके बाद वेरी रिस्पेक्टेड सुख बहादुर सर, इन लोगों ने उस वर्कशॉप में हिस्सा लिया। मेरे ख्याल में शायद 2001 या 2001 की कोई मतलब बात रही होंगी। हिंदी डिपार्टमेंट में उस समय कहा भी जाता था पांडे सर को एक निकनेम कि नट सम्राट के नाम से। बाद में जब हमने पूछा कि सर इस तरह के वर्कशॉप कराने का मकसद क्या था सर का, सर ने कहा कि नाटक दो बार जन्म लेता है, एक बार वो नाटककार की कलम से और दोबारा वो मंच पर वंचित होकर। जो लिटरेचर के जो विद्यार्थी है उसके लिए हम उसको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के लिए क्यों ना हम वर्कशॉप कराए। तो सर ने बताया कि तब वे गए एनएसडी गए और एनएसडी के जो समय के जो डायरेक्टर थे उनसे मिले, उनसे मिलने के बाद फिर वर्कशॉप, फिर उसके बाद वर्कशॉप का आयोजन किया। जो पहला वर्कशॉप था जिसमें टीची उपेन तारा जी जो मेरे सुपर सीनियर हैं, और उसके बाद सुख बहादुर सर हमारे सर, मेरे और रुकेन के सर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और जहां तक मेरी जानकारी है तो अंतिम जो प्रोडक्शन है, अंतिम प्रोडक्शन के रूप में शंकर शेष का नाटक एक और द्रोणाचार्य खेला गया, वहीं उधर कैंपस में खेला गया और लोगों ने बहुत देखा, बहुत उसको सराहना किया। उस समय तो फेसबुक वगैरह इस तरह से डिस्ट्रक्शन था नहीं, तो सबने उसको देखा, एकदम बता रहे थे कि पूरा ऑडिटोरियम हाउसफुल गया। उसके बाद इस वर्कशॉप से, हर एक वर्कशॉप से कुछ ना कुछ क्रीम निकल के आता है। इस वर्कशॉप से सुख सर एज ए क्रीम निकल के आए। सुख सर एनएसडी ज्वाइन किया, तो एनएसडी उन्होंने ज्वाइन किया, टेक्निकली अरुणाचल के पहले एनएसडी एग्जैक्टली। तो सर वहाँ सर का सिलेक्शन हुआ और सर वहाँ चले गए। उसके बाद सेकेंड जो वर्कशॉप था, सेकेंड वर्कशॉप हुआ 2006 में। तो 2006 में इस समय भी इस वर्कशॉप को करवाने वाले हमारे परम आदरणीय नंद किशोर पांडे सर ही थे। तो सर इस बार गए, सर 2006 में ये जाते हैं एनएसडी। उस समय मुझे बताया गया कि उस समय एनएसडी के जो डायरेक्टर थे देवेंद्र राज अंकुर जी थे। तो उन्होंने उनसे कहा कि इस तरह हम वर्कशॉप कराना चाहते हैं। पहले भी हमने करवाया जो काफी सक्सेसफुल रहा। अंकुर जी तुरंत राजी हो गए और अंकुर जी ने देखा कि अरुणाचल से हमारे स्टूडेंट है, पास आउट कर चुका है,
तो उन्होंने सुख सर के साथ उन्होंने ये किया, कोलैबोरेट किया और सुख सर को ये कहा। तो सुख सर उस कैंप डायरेक्टर थे और उसके बाद वो जो वर्कशॉप हुआ 45 डेज का, उस वर्कशॉप का कोऑर्डिनेटर हमारे पांडे सर थे और को कोऑर्डिनेटर हमारे प्रोफेसर ओकिनलेको सर थे। तो उस समय ये हुआ कि 10 लड़के और 10 लड़कियां सिलेक्शन होना था। तो सिलेक्शन हुआ। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं एग्जाम दे के निकली ही थी। मई महीना का हमारा गर्मी की छुट्टी शुरू होने वाली थी। मुझे ठीक एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में मुझे पांडे सर मिलते हैं और पांडे सर बताते हैं कि ऐसे ऐसा वर्कशॉप शुरू होने वाला है और मुझे कहा कि तुम ज्वाइन कर लो। ठीक है, मैंने ऑडिशन दिया। तो उसमें मैं थी और उसके बाद रिकेन। आप और रिकेन सर उस वाले वर्कशॉप में 2006 बैच में 2006 बैच में हम थे। और मैं ये बताऊं कि मतलब थिएटर सही में बहुत आसान नहीं, इट डिमांड्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो उस समय ये था कि अर्ली मॉर्निंग एकदम 5 बजे जो है भारती मैडम वो फिजिकल हमारा वो सब वो शुरू कर देते मतलब थे। आप लोगों का भी नॉर्मल जैसे एनएसडी का करिकुलम रहता है अभी कि आप सुबह उठो, पहले फिजिकल कुछ करो, फिर वॉइस पे काम करो, फिर स्क्रिप्ट में जाओ, ऐसा ही आप लोगों का भी एग्जैक्टली एकदम अर्ली मॉर्निंग जो है वो जगा देते थे और फिजिकल का ये। तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट 45 डेज में मैंने हार्डली 15 दिन ही मैंने अटेंड किया हो, क्योंकि मुझे सुबह की नींद इतनी प्यारी मैं कुछ ना कुछ बहाना बना देती थी भारती मैडम को कि। लेकिन रिकेन वाज सो रेगुलर, रिलीजियसली वो मतलब एकदम। और उस वर्कशॉप में एक और बहुत प्यारी एक हमारी एक सहेली भी थी जो बाद में हमारी बहुत प्यारी सहेली बन देनू रक्सर, जो रिकेन को पहले से जानती है। तो देनू रेगुलर थी। तो देनू मुझे बताते कि रिकेन तो आते हैं, रोज आते हैं। वो एकदम सबसे सवेरे मतलब पहुंच जाते हैं रिकेन और उसके बाद छुट्टी हमारी होती है 12 बजे, रात को 12 बजे। रात के 12 बजे मतलब आप सोचिए कि सुबह 5 बजे से लेके मतलब एकदम बीच में मैं तो बीमार भी पड़ गई कि उसमें एक आप मॉर्निंग फिजिकल करवाया, फिर उसके बाद डांस का, फिर उसके बाद वॉइस का, फिर उसके बाद डिजाइनिंग का भी आपको तो डिजाइनिंग का भी हो। तो डिजाइनिंग में भी मुझे सेंटीमीटर ये मीटर कितना क्या है उसमें भी मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था क्योंकि मैं मैथ्स में काफी वीक थी। फिर उसके बाद एक्टिंग और उसके बाद एक्टिंग सिखाने के लिए विपिन सर आए और विपिन सर ही वाज जस्ट हार्ड टास्क मास्टर। मतलब मैं खूब मतलब जब तक आपके भीतर से वो उनको जो चाहिए वो निकल ना जाए तब तक वो मतलब ऐसा रगड़ेंगे मतलब नहीं आप विश्वास नहीं करेंगे। सीन वर्क के लिए 15 दिन के बाद हमारा सीन वर्क होना था। तो सीन वर्क के लिए एक नाटक चुना गया मोहन राकेश का, आषाढ़ का एक दिन। तो उसमें मैं बनी थी मल्लिका और उसके बाद एक संजय हमारे एक ये थे एक हमारे ही साथी, तो वो कालिदास बना हुआ था और उसके बाद रिकेन बिलोम बना हुआ। तो मैं मल्लिका बनी। तो मुझे आप यकीन नहीं करेंगे विपिन सर ने कि मल्लिका जैसे एक नाटक का मतलब स्टार्ट होता है कि मल्लिका जो है वो बारिश में भीग के आती है। तो मुझे एक मतलब मुझे दरवाजे से मुझे आप मान 30 टाइम्स मुझे एंट्री करवाया। मैं एकदम हालत मतलब एकदम मेरी हालत खराब हो गई, वो ना कि नहीं वो लुक नहीं आ रहा, वो फील नहीं आ रहा इस तरह। तो बट रिकेन हमेशा ही वाज वेरी ईगर टू लर्न, हमेशा सीखने के लिए वो तैयार रहते थे। मैंने ये देखा जैसे एकदम रात के 12 बजे हम थक हार कर पसीने से चूर चूर हो जाते थे, लेकिन उसके बाद भी रिकेन के भीतर वो एक तरह से ये कहे कि काम करने की जो जज्बा है, थकावट कहीं दिखाई नहीं देती थी। और उसके बाद 45 डेज में जब एंड ऑफ द 45 डेज जब हमें ये करना था प्रोडक्शन करना था, तो हमने ब्रेक्ट का जो नाटक है द राइज एंड फॉल ऑफ सिटी ऑफ महागनी, उसका मनी मनी शहर नाम से हमने उसका प्रोडक्शन उसका होना था। तो उसमें मैं लीड रोल में थी और रिकेन बहुत माइनर रोल में मुझे और मतलब मैं ऐसे थी कि ये रिकेन कुछ डिस्कस भी करना चाहिए, सीन डिस्कस करना, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है।
मतलब आप मैक्सिमम्स में लीड करिए, जैसे आपने आकाश का एक दिन में मल्लिका किया, इस वाले में फिर से कुछ लीड किया। हाँ, मैं उसमें भी काफी मतलब कास्टिंग ऐसा हो गया कि जी, मैं उसमें जी, जी, लीड में। जी। और रिकेन को एक छोटा सा रोल, मैं मैडम का रोल कर रही थी, जो बहुत ही कनिंग एक विकेट लेडी है, बहुत एक मतलब जिसको कमीनी किस्म की, बहुत मतलब पैसे ना के चक्कर में कमीनी किस्म की औरत है, मैं उस तरह रोल प्ले कर रही थी और वो काफी एक दमदार रोल था। जी। और रिकेन एक छोटा सा एक माइनर रोल मत कर तो वो कुछ डिस्कस करने के लिए भी, जमुना ये सीन कैसा, मैं कहा, नहीं मेरे पास टाइम नहीं। तो इस तरह ये नाटक बहुत सक्सेस रहा, बहुत सक्सेस रहा लगभग। और ये आप लोगों ने मतलब शो जो है वो आरजू में ही था इसका? आरजू में ही, ओके, आरजू में ही। और 45 डेज का जो पूरा हमारा जो निचोड़ था, उसको हमने पूरा वो जो हमने सीखा सारे हमने टीचिंग्स को वही हमने आप ये कहे कि वही हमने पूरा उसको एकदम मेहनत लगा दिया। और इसके 2 शो हुए आरजू में, 2006 की मैं बात कर रही हूँ, जुलाई में इसका शो हुआ, एकदम पैक्ट, दोनों ही शो मतलब एकदम पैक्ट। और उसके बाद ये हुआ कहाँ, मतलब ओपन स्पेस में या फिर ऑडिटोरियम में आप इमेजिन कर सकते हैं कि 500 सीटिंग कैपेसिटी एंड पूरा पैक्ट। और उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो जो आरजू की जो सड़क है, जो कैंपस में जहाँ मतलब एकदम कदम रखने के लिए जगह नहीं है वहाँ पे। गाड़ियों की जो मतलब रेले हैं कि इतनी लंबी गाड़ियां, मतलब इसका कोई अंत ना, कोई ये आदि ना अंत, कुछ नजर कुछ नहीं दिखाई तो दे रहा। इतना सक्सेसफुल रहा। लेकिन मैंने जैसे कहा, मेरा लिटरेचर के प्रति मेरा काफी रुचि था और मैंने मन बना लिया था कि मुझे पीएचडी करना है, तो इसीलिए मैंने कंटिन्यू किया। लेकिन इस वर्कशॉप से एक जो पहले वाले वर्कशॉप से क्रीम निकला, सुख सर, इस वाले वर्कशॉप से एज ए क्रीम निकला रिकेन सर जी, हम कह सकते हैं रिकेन नॉमले। तो रिकेन एनएसडी में प्रयास करता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, वो वहां चले जाते हैं। और मैं तो यहाँ जैसे मैंने कहा मुझे पीएचडी करना था, तो और मैंने पीएचडी भी किया तो मैंने ड्रामा पे ही किया, मैंने ड्रामा पे किया। मैंने मोहन राकेश और उसके बाद साउथ के गिरीश कर्नाड दोनों का जो दोनों प्ले राइट्स का मैंने कंपैरेटिव स्टडी किया दोनों का। तो ये कहूँ कि इस वर्कशॉप ने मुझे पीएचडी में भी मुझे विषय चुनने में मुझे बहुत ज्यादा मुझे सहायता दी कि मैं कि मुझे करना है काम, तो मुझे किस किस प्ले राइट को चुनना है, कैसे करना। सो ये उस वर्कशॉप के कारण वो क्लियरिटी आई। 2010 में रिकेन पास आउट हो जाते हैं। उसके बाद पास आउट होने के बाद इस बीच मेरा जॉब लग गया। उसके बाद रिकेन पास आउट होने के बाद रिकेन ने कोशिश किया कि ड्रामा करे। और जैसे बहुत सारे लोग देखेंगे कि वो ड्रामा स्कूल से या इस तरह के किसी संस्थान से पास आउट करने के बाद वो इधर सीधा मुंबई भाग जाते हैं। मुंबई है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि मुंबई जाए, वहां ये कर ले। लेकिन रिकेन में जो एक जो मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव, सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव चीज है वो ये कि वो उस ग्लैमर या चमक दमक के पीछे नहीं जाके वो अपने जड़ों की तरफ वापस आए। मतलब वो अपने रूट्स की तरफ, एग्जैक्टली ये जो रूट संस्था है, एग्जैक्टली वो अपनी जड़ों की तरफ वापस आए। और उसने कसम खाया कि मुझे यहीं काम करना है। लेकिन उस समय प्रॉब्लम ये था कि एनएसडी क्या है, एनएसडी किस चिड़िया का नाम है, कोई नहीं जानता था। एनएसडी तो छोड़ दीजिए, थिएटर इन जनरल बहुत कम कोई नहीं जानता था, बिल्कुल नहीं जानता था। अब मैं अपनी बात कहूँ, क्योंकि मैंने थिएटर पर पीएचडी किया है और थिएटर का 45 डेज का वर्कशॉप हमने ये सब, तो मुझे बड़ा नाटक देखने का मन होता था। तो मैं क्या करती थी कि मैं दिल्ली में जो रह रहे मेरे जो दोस्त थे उन लोगों से मैं कहती थी कि नाटक का कुछ सीडी भेजो, तो वो सीडी भेजते थे। अच्छा। लेकिन आज ये सब मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ रही आपको। तो मैं उस पर आ रही हूँ, मतलब मैं उस पर आ रही हूँ। 2010 से हम फिर यहाँ आएंगे जी। तो उसके बाद रिकेन ने काफी स्ट्रगल किया। तो जैसे रिकेन वहां से कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो या फिर आर्टिस्ट नहीं मिलता, कलाकार नहीं मिलता। जैसे
अवेयरनेस बिल्कुल नहीं था, एनएसडी के बारे में नहीं जानते थे, थिएटर क्या है इसके बारे में नहीं जानते थे। अगर कुछ जानते हैं तो फिल्म, सीधा फिल्म के बारे में जानते हैं और बाकी कुछ इस तरह नहीं। तो इसीलिए उस समय जो अरुणाचल टाइम्स है उसमें एडवर्टीजमेंट देते भी थे कि ऑडिशन होने जा रहा है, आप लोग प्लीज इसमें ये कीजिए, ऑडिशन के लिए आइए। तो रखियन ने मुझे काफी दुखी होके बताया कि देखो जमुना, ये बात है, ऐसे ऐसा हमें मतलब प्रोजेक्ट ये है कि वर्कशॉप करना है, लेकिन हमें आर्टिस्ट ही नहीं मिल रहा, हम क्या करें। तो मुझे वो कहा कि आई नीड योर हेल्प। तो मैंने कहा श्योर मैं हेल्प करूँ। मतलब इस तरह रिकेन पास आउट होने के बाद कुछ ना कुछ वो एक छोटा टीम बना के वो अपना कर ही रहे थे। देन 2012 में मैंने रिकेन को एक जब बड़ा प्रोजेक्ट मिला, उस समय भी उन्होंने मुझे अप्रोच किया। तो मैंने कहा कि ठीक है, आर्टिस्ट चाहिए तो मैं उसको प्रोवाइड, मैंने कहा कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। फिर मुझे चूंकि पांडे सर ने जो बात कही थी वो मेरे दिमाग में थी कि हम नाटक पढ़ा रहे हैं, केवल हम उसको एज ए टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन नाटक सार्थक तभी होता है जब वो मंच पर खेला जाता है। इसीलिए मैं अपने क्लास में मैंने कहा कि ऐसा ऐसा वर्कशॉप होने वाला है, सो एंड सो डेट्स है, ये आप लोगों को हिस्सा लेना। तो कुछ स्टूडेंट एक्साइटेड थे, कुछ ज्यादातर क्या मैडम नहीं, हमें तो गांव जाना है, हमें ये करना है, वो करना है। तो मैंने कहा कि देखो मेरे पास 20 मार्क्स है। थोड़ा ब्लैकमेल भी किया मैंने कहा मेरे पास 20 मार्क्स है, आप लोग 80 मार्क्स के लिए आप लोग फाइनल एग्जाम में बैठते हो, मेरे पास 20 मार्क्स है। तो आप लोग अगर पास होना चाहते हैं, आपको अगर ये 20 मार्क्स के साथ आप एग्जाम देना चाहते हैं, तब तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, नहीं तो मैं नहीं ये कर। मैंने ये किया इन अ गुड फ्रेंड, एक अच्छे इंटेंशन के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि ये हिस्सा लेंगे तो ये बिल्कुल रूपांतरित ट्रांसफॉर्म होके निकलेंगे। एंड कई बार टीचर्स को थोड़ा अनकन्वेंशनल वे भी लेना पड़ता है ना, क्योंकि यू नो योर स्टूडेंट्स और आप अपने स्टूडेंट्स का बेहतर ही हमेशा से चाहेंगे। एग्जैक्टली। तो मैं अगर केवल जाके वहां अनाउंस कर देती कि ऐसा ऐसा होने वाला, आप लोग चाहे तो हिस्सा ले सकते, कोई नहीं लेता। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा मार्क्स का मैंने दर्द दिखाया। इन लोग सब मार्क्सिस्ट थे, मार्क्सिस्ट मतलब वो मार्क्स के पीछे भागते हैं। तो मैंने कहा कि देखो ये बात है, 80 मार्क्स के साथ आपको एग्जाम देना है, उसके लिए आप बैठना चाहोगे या आपको एक्स्ट्रा 20 मार्क्स जो मेरे हाथ में है। तो इस डर से कि डर या लालच से कि नहीं 20 मार्क्स तो हमें चाहिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें एनरोल हुए और हिस्सा लिया। ये एकदम मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रही हूँ, ये मैं बिल्कुल एकदम आंखों देख के बात, आपने देखा है, मैं आंखों देख के बात कह रही हूँ कि गोगाबाम, मैं उसको तब से जानती हूँ जब वो दोन्ही पोलो गवर्नमेंट कॉलेज कामकी में थे। मेरे पास ये आती थी, अपना कुछ लिखा हुआ, मैं दिन को जो पढ़ाती थी उसका नोट्स बना के लिख के लाती थी। तो मैं देखती थी तो मतलब ग्रामेटिकल एरर्स, उसके बाद भाषा में भी बहुत सारी, तो लेकिन ये मैं उसको करेक्शन करती थी, कुछ लिख के लाती थी, मैं उसको करेक्शन करती थी। और उसके साथ बहुत अच्छा गाती है, वो बहुत अच्छा गाती है, लेकिन वो बहुत छुई मुई सी थी, एकदम बहुत छुई मुई सी थी। जैसे क्लास में भी कुछ अगर सवाल करना है तो आवाज नहीं निकलती थी ना, मैडम बहुत कि इस तरह बहुत शर्मीली और एकदम मतलब दबी सी। एन वक्त पर रिकेन का वर्कशॉप शुरू हुआ, तो मैंने गोगा को पुश किया, मैंने कहा जाओ आप ये करो ट्रेन। तो मैंने कहा कि एक्टिंग ना सही, कम से कम बाहर संगीत भी तो है, तो संगीत में भी आप, क्योंकि हमें संगीत भी सिखाते थे, वो हारमोनियम लेके चित्तरंजन सर भी सिखाते थे। अच्छा, उस टाइम वो मतलब म्यूजिक सिखाते थे? म्यूजिक अभी वो एनएसडी के डायरेक्टर जो है ओके वो अपना हारमोनियम लेके आए, आके हमें आसानी तो गाने वाले हमारे ग्रुप में भी अच्छे गाने वाले लोग थे, लड़कों में भी लड़कियों, मैं तो बहुत एकदम मतलब
काले कुएं की तरह मेरे सुर तो निकलते, मैं केवल कोरस में तो मैंने गोगे को की एक्टिंग ना सही, गोगे का भी स्टार्टिंग में कि कैसे करे क्या करे, तो एक्टिंग ना सही, कम से कम सुरताल तो थोड़ा, तुम तो ऐसे भी अच्छा गाती हो, सुरताल तो तुम तो और अच्छा सीख जाओगी क्योंकि ये संगीत भी सिखाते हैं। तो गोगो को मैंने पुश किया, पुश करने के बाद गोगो उसने किया। आज वही गोगो एनएसडी से 3 साल तराश कर परिमार्जित होकर निकल कर आती है और मतलब अकेले देश के कोने कोने कहाँ ट्रैवलिंग करती है, नाटक डायरेक्ट करती है। और अभी कुछ 1 सप्ताह पहले हमारी बात हुई थी, अभी वो उधर शांति निकेतन में पीएचडी परफॉर्मिंग आर्ट्स पर पीएचडी कर रही है। सो व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन। सो थिएटर इज गिवन सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपको पता था क्योंकि आपने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैंने जानबूझ के मैंने पुश किया, मैंने जानबूझ के मैंने पुश किया कि आप ये कीजिए। तो ये उसके बाद गोगे निकल के उधर से वहां ट्रेंड होके आई, उसके बाद तो बहुत, उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं। उसके बाद हमने सुना पालिन गए, पालिन गए और पालिन अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है अपने जो ड्रामेटिक सोसाइटी के माध्यम से, फिल्मों में भी अच्छे काम कर रहे हैं, थिएटर में, दोनों जगह। फिर उसके बाद आप गए ये भी बहुत मतलब बहुत फॉर्चुनेट बात है कि जैसे आप बोल रहे हैं ना, हर वर्कशॉप से एक क्रीम निकलता है। तो मैंने भी पालिन सर का एक वर्कशॉप किया, उसके बाद रिकेन सर के साथ एक प्रोडक्शन किया, तब जाके जो है फिर मैंने एग्जाम एनएसडी का दिया, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। एंड उससे पहले जैसे आप बोल रहे हैं ना कि फैकल्टीज कई बार टीचर्स को थोड़ा अनकन्वेंशनल वे में जाना पड़ता है, ये नाटक की रुचि मेरी भी ऐसी ही निकली क्योंकि हम लोगों का जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट था उसपे 20 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट होता था, उसपे फैकल्टी सारे ग्रुप ने यही बोला कि इस बार आप लोग नाटक करके दिखाएंगे। और जबकि हमको नाटक का कुछ नहीं आता था, हम लोगों को करने के लिए दिया शेक्सपियर का एज यू लाइक इट। तो उसमें एज यू लाइक इट हमने पहली बार नाटक किया एंड ओलिवर जो कि मेन कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर कोई नहीं लेना चाहता क्योंकि उसके डायलॉग्स बहुत बड़े लंबे। तो मैं था अकेले ग्रुप में जिसने ये रिस्क लिया एंड लेने के बाद जो है वो अपना सेल्फ जो ग्रुप का था, हम कोई प्रोफेशनल नहीं कर रहे थे, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था ना, जैसा एक्सपीरियंस उसने दिया है सबको खोल के रख दिया पूरे ग्रुप को। एंड उसके बाद मुझे थिएटर में और इंटरेस्ट आने लगा। फिर मुझे पता चला कि अच्छा एनएसडी भी है, फिर मैं रिकेन सर से मिला, फिर मैं पालिन सर से मिला, इसलिए इन दोनों के वर्कशॉप के बाद फिर मैं एक निकला। अब पता नहीं आगे जाके क्या काम करेंगे नहीं करेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन ऐसे ही करके मैं निकला। और ऐसे ही कर करके आई थिंक अभी और एनएसडी में अभी स्टैंडिंग में और 3 लोग हैं जो निकलने वाले। सो स्वीट ऐसा करके यहाँ तक पहुंचा है। सो स्वीट जी। एक बार जब ये सिलसिला एनएसडी में जाना सिलसिला शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, उसके बाद एक के बाद एक वहाँ हमारे अरुणाचल से कोई ना कोई मतलब वहाँ उसको रिप्रेजेंट कर, कभी मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक साथ वो खाली रहा। तो एनएसडी वहां से ट्रेंड होके ये आते रहे। और उसके बाद इस बीच रिकेन का भी हैदराबाद में रिकेन का भी वहाँ ये हुआ, सिलेक्शन हो गया एज ए फैकल्टी। तो वहाँ सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद ये रिकेन फिर भी ये अरुणाचल वापस आकर करते हैं कुछ ना कुछ वर्कशॉप ये करते रहते थे, करवाते रहते थे। फिर उसमें कार्पी जो हमारे स्टूडेंट है, कार्पी को भी उसमें हिस्सा। फिर इसके बाद फिर एनएसडी में आ गए, एनएसडी में एज ए फैकल्टी ज्वाइन किया। टू माय डियर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। ये हमारे रूट्स का जो पॉडकास्ट का जो सीरीज है, इसका सबसे पहला एपिसोड है। प्लीज इसे ढेर सारा प्यार दें। और आने वाले टाइम में भी हम आपके लिए थिएटर के रिलेटेड कई सारे लोगों से, सिर्फ थिएटर नहीं बल्कि कई सारे लोगों से हम आपको मिलाएंगे जो इस फील्ड से, स्पेशली जो आर्टिस्टिक फील्ड से बिलोंग करते हैं या फिर जो आर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे कई सारे लोगों से हम आपको मिलाएंगे। तब तक हमारे साथ जुड़िए रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को। एंड हम फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। थैंक यू सो मच। इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। कैसे ये टैक्स पेयर का पैसे का कैसे वेस्ट हो गया?